तो यार कल का डे हमारे फुटबॉल फैंस के लिए बहुत ही बढ़िया रहा है। क्योंकि जब जो जितने भी मैचेस हुए सारे मतलब टॉप नॉच। तुम हमारे आईएसएल का ही देख लो, केरला ब्लास्टर वर्सेस मोहन बागान। लास्ट में मतलब 90 प्लस फोर्थ मिनट को विनर मारा मोहन बागान ने। लिवरपूल वाला गेम देख लो, वो तो क्रेजी गेम था। और रात को 1:30 बजे रियल मैड्रिड वाला गेम। और मैं कल लाइव वॉच अलॉन्ग कर रहा था। ऑफकोर्स आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया होगा, बट आज आज भी करूँगा बार्सिलोना वाला मैच भी और मैनचेस्टर डार्बी भी करूँगा। तो मेक श्योर आप लोग ज्वाइन करें। देखो मैं वॉच अलॉन्ग कर रहा था और मेरे लिए एज ए बारसा फैन टोटली वर्थ इट। जो मैच देखा ना हमने कल रियल मैड्रिड और रायो वैलेकानो का, इट वॉज क्रेजी। मतलब एक तो देखो मैच पे अगर डिटेल्स में थोड़ा बात किया जाए, रियल मैड्रिड थोड़ा सा भी प्रेस नहीं करती। और मैं कल लाइव स्ट्रीम पे ये बोल भी रहा था। देखो आपका ठीक है, आपका टैक्टिक्स में आपके प्लेयर्स प्रेस नहीं करते, कभी नहीं करते, एक अलग चीज़ है। लेकिन आपके स्क्वाड यंग है। आप टॉप कौन खेल रहा था? आर्दा गुलर, आपका रॉड्रिगो, ब्राहिम डियाज, बेलिंगहम, ये चारों फ्रंट फोर थे। तो आपको एटलीस्ट देखो टोटली आप जीरो प्रेस करोगे ना, तो आप ओपोनेंट को न्योता दे रहे हो कि आप बॉल बिल्ड करो, हम देख रहे हैं, तुम बॉल लूज करोगे, फिर हमें बताना तुम कब बॉल लूज करोगे, हम गोल स्कोर करेंगे। ये आप उसे ऐसे बोल रहे हो जब प्रेस ही नहीं करते। पहला 10 मिनट मेरे हिसाब से आप कितना भी कोई भी टैक्टिक्स खिला लो, पहला 10-15 मिनट 20 मिनट आपको प्रेस करना होता है। एटलीस्ट आप अपोनेंट को ये तो दिखाओ कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है। वो अगर उनके पास कोई प्रेशर ही नहीं है, वो बिल्ड से आराम से बिल्डअप कर रहे हैं बैक से। और सेम यही चीज़ हुआ। फर्स्ट वाला गोल देखो रायो वैलेकानो ने जो स्कोर किया फर्स्ट वाला गोल, बट मतलब एक तो ये रियल मैड्रिड का एरियली मतलब कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स नहीं है रूडिगर के अलावा। तुम बैकलाइन में देख लो, फ्रैंक गार्सिया एरियली बहुत ही ख़राब है, चुआमेनी बहुत ही ख़राब, लुकास वास्केस बहुत ही ख़राब। पूरे टीम देख लो तुम, पूरे टीम सिर्फ रूडिगर अच्छा है और बेलिंगहम अच्छा है। इसके अलावा कोई भी प्लेयर एरियली स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। और सेकंड गोल आर्दा गुलर मार्क कर रहा था उस प्लेयर को, और आर्दा गुलर तो कहीं नहीं गया। आर्दा गुलर तो बहुत छोटा भी है और इतना दुबला पतला है, वो क्या एरियली उसको टैकल करेगा। और कार्लो एंचेलोटी मिडफील्डर्स को सेंटर बैक में खिलाएगा, लेकिन राहुल एसेंसियो को कभी मौका नहीं देगा। मुझे ये समझ में नहीं आता। हो सकता है ट्रेनिंग में कुछ गलती कर रहा है वो, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन जितना मैचेस देखा है मैंने राहुल एसेंसियो का, वो एटलीस्ट चुआमेनी से बेटर डिजर्व करता है स्टार्टिंग 11 में। देखो एक आउट एंड आउट सेंटर बैक खेलने से ना, उसको उस पोजीशन पे खेलने का एक्सपीरियंस है। चुआमेनी को ज़्यादा नहीं है। चुआमेनी हो सकता है बहुत सारे मैचेस सेंटर बैक में खेला हो, लेकिन उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, उसके लिए उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। राहुल एसेंसियो एरियली भी उतना ख़राब नहीं है। उस एज ए सेंटर बैक वो ठीक ठाक ही कर रहा था। उसकी पासिंग रेंज वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब उसको बैठा के रखे, उसको अभी तो गेम टाइम टोटली नहीं मिल रहा। अगर दूसरे प्लेयर्स की बात करो ना, देखो लुकास वास्केस बहुत बढ़िया है। मतलब मैं तो बोलूँगा अटैकिंगली कारवाहाल से बढ़िया लुकास वास्केस है। ड्रिबलिंग बढ़िया, बहुत अच्छा करता है। कारवाहाल क्रॉसिंग में थोड़ा ज़्यादा बेटर है, बट डिफेंसिवली ना लुकास वास्केस बहुत ख़राब है। मतलब कोई भी एक एवरेज विंगर भी उसको आराम से नलीफाई कर सकता है। और लेफ्ट साइड में देखो फ्रैंक गार्सिया। एक होता था पहले डिबेट कि फ्रैंक गार्सिया डिफेंड ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाता है, इसलिए कार्लो एंचेलोटी मेंडी पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। ठीक है, मान लिया। लेकिन कल का गेम आप फ्रैंक गार्सिया का देखो, पहला आप पूरा मैच ही देख लो, उसने एक दो बार ही ओवरलैपिंग रन बनाया है। आप अगर अटैकिंग फुल बैक हो, डिफेंसिवली तो आप हो नहीं। अटैकिंग फुल बैक होके भी आप टोटल पूरे मैच में 3-4 ओवरलैपिंग रन बनाने, ये तो बहुत ही मतलब कंसर्निंग बात है। और ऊपर से कल मैड्रिड ने ना फर्स्ट 30-35 मिनट बहुत ख़राब खेला, बहुत ही ज़्यादा ख़राब खेला। कोई प्रेसिंग नहीं थी। रॉड्रिगो नंबर 9 मतलब फॉल्स 9 खेल रहा था, लेकिन बस थोड़ा राइट ओरिएंटेड खेल रहा था वो। आर्दा गुलर राइट विंग खेल रहा था, ब्राहिम डियाज लेफ्ट विंग। ये सबसे बड़ी गलती थी। देखो ब्राहिम डियाज टेक्निकली बहुत बढ़िया प्लेयर है। अगर तुम आर्दा गुलर को थोड़ा मिडिल साइड डालोगे ना और ब्राहिम डियाज को राइट साइड डालोगे, ब्राहिम डियाज का गेम मतलब आप ब्राहिम डियाज का सही वाला गेम देख पाओगे। ब्राहिम डियाज को आपने लेफ्ट विंग डाला, उसका गेम नहीं है, पूरा गेम ऑफ गया। मामला कब सही हुआ? जब कार्लो एंचेलोटी ने शायद 30 मिनट्स के बाद इंस्ट्रक्शन दिया था कि रॉड्रिगो को थोड़ा लेफ्ट आना चाहिए, और वो हुआ भी। रॉड्रिगो जब से मतलब लेफ्ट विंग की तरफ थोड़ा लेफ्ट ओरिएंटेड खेल रहा था फॉल्स 9, तब काम कर रहा था।
देखो ब्राहिम डियाज ऐसा विंगर नहीं है कि वो पिच को भिनी की तरफ पिच को स्प्रेड करे, वो उतना फास्ट नहीं है जो इतना काउंटर अटैकिंग में हेल्प करे। तो क्या हो रहा था, जब रॉड्रिगो लेफ्ट ओरिएंटेड खेलने लगा तब रॉड्रिगो और ब्राहिम डियाज के बीच में और बेलिंगहम ने एक बॉक्स बनाया, उधर तीनों ने 1-2 किया, मतलब उनका केमिस्ट्री अच्छा दिख रहा था। उस उधर से ही तुम देखोगे जो गोल्स है ना जो गोल्स आया उधर से ही ज़्यादा थ्रेटनिंग दिख रहे थे। बेलिंगहम वाला गोल देख लो, वो तो पूरा पूरा गोल उधर से ही रॉड्रिगो ने बिल्ड कर दिया। और कल का गेम रॉड्रिगो के लिए मैं बोलूँगा 10-on-10 था पूरा। रियल मैड्रिड के सारे मतलब 70% अटैक पूरा रॉड्रिगो कर रहा था अकेला, और बाकी का लुकास वास्केस कर रहा था। ना आर्दा गुलर ना ब्राहिम डियाज, दोनों ठीक है कि मैं बिल्डअप में थोड़ा हेल्प कर रहे थे, लेकिन अटैकिंग वाइज वो फाइनल थर्ड में पासिंग वाइज दोनों ही बेकार थे। कल का गेम रॉड्रिगो के हाथ में ही था पूरा। सेकेंड गोल तो उसका फर्स्ट गोल जो था वो तो मतलब इट वाज फैंटास्टिक जस्ट, मतलब कल तो एक तो रियल मैड्रिड ने दोनों बैंगर स्कोर किया, और वेल्वर्टे का जो गोल, एक तो मुझे लगता है मैंने जितना जब से फुटबॉल देखना स्टार्ट किया 2013-14 सीजन से, तब भी इतना ज़्यादा तो नहीं देखता था, मतलब तब से स्टार्ट किया। उसके बाद से मैंने इतना कोई अच्छा प्लेयर नहीं देखा जिसका स्ट्राइकिंग एबिलिटी रॉड्रिगो से क्या बोलते हैं वेल्वर्टे से अच्छा हो। वेल्वर्टे का शॉट देखो तो वो जब भी शॉट लेते ना, दूसरे प्लेयर्स के कुछ प्लेयर्स होते हैं शॉट लेते हैं दूर से, बहुत ज़ोर से शॉट लेते हैं, बॉल जाती है सेकंड स्टैंड पे, टारगेट तो छोड़ो सेकंड स्टैंड पे चली जाती है। वेल्वर्टे शॉट लेती है, या तो उसका शॉट ब्लॉक होगा, या तो टारगेट पे रहेगा, या तो साइड से निकल जाएगा, नैरो साइड से निकल जाएगा। वेल्वर्टे का ये ट्रेड हमेशा मतलब रहता ही है, वो उसका लॉन्ग शॉट हमेशा ओपोनेंट के लिए थ्रेटनिंग होता है। अगेन आप दूसरे प्लेयर्स की बात करो, बेलिंगहम अगेन मैंने तो पहले भी बोला था, ना विनीसियस ना एम्बापे, अब अगर बेलिंगहम को इस टीम से निकाल दोगे ना, ये मैड्रिड पूरा खोखला हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है ना पूरा डिपेंडेंट बेलिंगहम के ऊपर है। वो बंदा रन बनाता है, जब रॉड्रिगो थोड़ा नीचे आके बिल्डअप में हेल्प करता है तब बेलिंगहम ऊपर चढ़ता है, फॉल्स 9 पोजीशन पे चला जाता है। वो बंदा जब डिफेंड करना होता है तब पहले आ जाता है। एरियली वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपको एक प्लेयर में जो चीज़ें चाहिए होता है ना, वो सब कुछ बेलिंगहम प्रोवाइड करता है आपको। मतलब मैं अगेन आप बोलूँगा पूरा ये प्रोजेक्ट है ना पूरा बेलिंगहम के ऊपर ही डिपेंडेंट है रियल मैड्रिड का। उसके बाद सेकेंड हाफ में जो भिनी आया, भिनी का देखो, भिनी जस्ट इंजरी से वापस आया। पिछले में अटलांटा वाले मैच में भी आप लोगों ने देखा होगा, भिनी चाहे जो भी करे एक गोल मारा, चाहे उस दिन ब्राहिम डियाज उससे बेटर खेल रहा था। भिनी का ना इस मैच में भी देखो, भिनी का वो पेस नहीं रहा, मतलब इंजरी की वजह से वो खुद भी डर रहा होगा, मतलब थोड़ा अगर अभी फिर से इंजर्ड हो गए तो फिर से 1-2 महीने के लिए इंजर्ड हो गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उसको खुद को भी हेजिटेशन है थोड़ा, मतलब अपने स्पीड में थोड़ा इंक्रीज करने में हो जाता है बहुत लोगों को इंजरी फिर से, इसलिए भिनी का गेम उतना अच्छे से नहीं आ रहा है, ऑफ जा रहा है। हाँ, फाइनल थर्ड में भिनी का शॉट वगैरह अच्छा था, एक चांस मिला था भिनी को, मतलब मुझे लगता है वो थोड़ा अच्छा करना चाहिए था, बट भिनी मतलब ओवरऑल उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा है। और आर्दा गुलर का गेम देखो बहुत बढ़िया नहीं गया और एकदम ख़राब भी नहीं गया। वो राइटिंग पे लुकास वास्केस के साथ बिल्डअप में हेल्प कर रहा था, अटैकिंग में हेल्प कर रहा था, लेकिन लुकास वास्केस एज ए राइट बैक अटैकिंगली उससे ज़्यादा इफेक्टिव था, मैं ये बोलूँगा। अच्छा, कल के गेम में मॉड्रिच भी स्टार्ट कर रहा था, पता है आप लोगों को। मॉड्रिच का गेम देखो, मॉड्रिच ने कुछ चांसेस क्रिएट किया था, बट एज ए सेट कि पहले 30-35 मिनट 40 मिनट मैड्रिड का गेम बहुत ज़्यादा ऑफ था, बहुत ही ज़्यादा। तो रायो पूरा डोमिनेट कर रहे थे फर्स्ट 30 मिनट या 35 मिनट जो भी टाइम पीरियड बोला, इसलिए मॉड्रिच ने जो चांसेस क्रिएट किया वो पूरा वेस्ट किया। और इसमें तारीफ भी रायो वैलेकानो का बनता है। देखो कुछ टीमें होते हैं ना, जो छोटी टीमें होते हैं, वो लोग जब आप लोगों ने 2 गोल स्कोर कर दिया, बहुत ही बढ़िया, लेकिन जब आपके ओपोनेंट जब बड़ी ऐसी रियल मैड्रिड हो गई, बार्सिलोना, ऐसी टीम्स जब आपको 2 गोल फिर से इक्वलाइज कर देता है ना, और तीसरा गोल भी मार देता है, आप 3-2 से 2-0 से 3-2 डाउन हो जाते हो ना, तब आप बहुत से छोटी टीम पैनिक कर देते हैं। वैलेकानो इतनी भी छोटी टीम नहीं है, बट ऐसी टीम्स पैनिक कर जाती है। और
अपना वो लोग जो है ना डिफेंड करने लग जाते हैं 2 गोल खाने के बाद। लेकिन रायो ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, उन्होंने थर्ड गोल के लिए गए, थर्ड गोल किया भी उन्होंने। और मैं ये सरप्राइजिंग था कि 85 मिनट के बाद रायो वैलकानो उनका डिफेंसिव लाइन हाफ लाइन के बराबर था, इस इतना आसपास चला गया था एक दो वक्त पे। तो वो लोग बिल्कुल भी डर नहीं थे, वो लोग उल्टा एक विन के लिए पूरा 3 पॉइंट के लिए जा रहे थे। ये मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा। ये मेंटेलिटी वाइज बहुत सही है, एक ऐसी रायो वैलकानो जैसी टीम के लिए, टीम के पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो आप तो। और लास्ट में ऐसा भी लग रहा था कि रायो मैच निकाल के ले जाएगा, पूरा 3 पॉइंट लेके जाएगा। लास्ट 94th मिनट 97th मिनट पे एक चांस मिला था उनको, शायद बारी भी कर सकते थे, वो बहुत बड़ा चांस था वो। ओवरऑल देखो रियल मैड्रिड की टीम ना कल यार, एक तो अटैकिंगली इफेक्टिव नहीं था। जो भी गोल आया ना, एक तो रॉड्रिगो अकेला बंदे ने एक असिस्ट किया, वो तो ब्यूटीफुल असिस्ट है, और गोल तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया था। और एक वेलवर्डे का बैंगर, इससे ज़्यादा तो आपने कुछ बहुत बड़ा क्रिएट ही नहीं किया, जो कि मतलब रायो की गोलकीपर बहुत ज़्यादा टेस्ट भी नहीं हुआ मतलब। और आपका डिफेंस तो मतलब बोलने लायक है ही नहीं, एरियली आपका डिफेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। और कल कोर्टो का गेम थोड़ा मतलब ऑफ गया, मुझे लगता है वो फर्स्ट वाला गोल में उसका रिएक्शन थोड़ा अच्छा, मैं नहीं कह रहा कि फर्स्ट वाला गोल सेव हो सकता था, बट रिएक्शन टाइम थोड़ा मतलब रिएक्शन और भी अच्छा हो सकता था कोर्टो का। और थर्ड वाला गोल तो उसकी मिस्टेक था, थोड़ा उसके पैर में लग के बॉल चली गई। कोर्टो का देखो, और ऐसे ही मतलब कोर्टो का जो ये ऑफ गेम गया था ना, ऐसे ही गेम हमारा टेस्ट स्टेगन के लिए पिछले 1-2 साल में गया है। ये जो लोग बोलते हैं ना टेस्ट स्टेगन पहले अच्छा नहीं था, टेस्ट स्टेगन पहले बहुत अच्छा था। पिछले 1-2 साल में ऐसा गेम जा रहा है, इसलिए हम थोड़ा मतलब ऐसे भुगत रहे, इसलिए हमें एक गोलकीपर की साइनिंग चाहिए। गोलकीपर आपका थोड़ा बहुत एक दिन ऑफ गया ना, आपका टीम की मतलब मोरल ही थोड़ा डाउन हो जाता है। कल के गेम में ये भी थोड़ा हुआ है। कल इस गेम से भी अगर कोई क्रेजी गेम हुआ ना, तो दैट इज़ लिवरपूल वर्सेस फुलहैम। लिवरपूल वर्सेस फुलहैम ना पूरा एंटरटेनिंग था। फर्स्ट के 3-4 मिनट में रॉबर्टसन इंजर्ड हो गया, फिर से उसने रिकवरी कर ली। येलो कार्ड वगैरह तो फर्स्ट 10-15 मिनट में 4-5 येलो कार्ड पूरे दोनों टीमों को मिल चुका था। और देखो रॉबर्टसन को जो रेड कार्ड मिला ना, मेरे लिए वो थोड़ा सा हार्श था। जो तुम जो भी बोलो, मैं थोड़ा सा हार्श तो मुझे लगा। ठीक है, टैकल था, पीछे से था, पूरा खाली था बॉक्स, मतलब 1v1 चला जा रहा था, वो कोई डिफेंडर पीछे नहीं था, रेड कार्ड ऑफेंस बनता है। बट फॉर मी इट वाज टोटली मतलब थोड़ा सा हार्श था। और गेम की बात करें, देखो फुलहैम मैं स्ट्रीम कल ये वाला गेम भी स्ट्रीम कर रहा था, तो उधर मैंने बोल रहा था कि देखो फुलहैम ना, तुम 10 मैन खिला दो, 9 मैन खिला दो, 11 मैन खिला दो लिवरपूल का, फुलहैम ना पोजीशन बेस्ड फुटबॉल कभी नहीं खेल पाएगी। उनके प्लेयर्स, उनके विंगर्स ही ऐसे हैं ना, पोजीशन बेस्ड फुटबॉल होगा ही नहीं उनसे। वो लोग क्या जा रहे थे, वो पूरे मैच में उन्होंने ऐसा ही ट्राई किया, टोटली मतलब काउंटर अटैक पे उन्होंने रिलाई किया 10 मैन के साथ, 10 मैन लिवरपूल के अगेंस्ट भी। और लिवरपूल को इसका फ़ायदा भी हुआ। एक तो देखो जब रॉबर्टसन इंजर हो गया, आर्ने स्लॉट ने कोई सब्स्टिट्यूट नहीं किया, बहुत ही तारीफ बनती है मतलब इतना करेज दिखाने के लिए। उन्होंने क्या किया, लुइस डियाज जो फॉल्स 9 खेल रहा था उसको लेफ्ट साइड में भेज दिया, और गाकपो ऑलरेडी जो लेफ्ट साइड में था वो थोड़ा मिडफील्ड की तरफ आ गए। तो गाकपो जब मतलब अटैक बन रहा था लिवरपूल के खिलाफ, तब गाकपो क्या कर रहा था, गाकपो और लुइस डियाज दोनों मिलके वो लेफ्ट साइड में जो रॉबर्टसन की कमी थी उसको भरने की कोशिश कर रहे थे। और ये प्रीटी मच वर्क भी किया मेरे हिसाब से, खास करके सेकेंड हाफ के लिए। देखो यार, फर्स्ट हाफ में लिवरपूल थोड़ा ऑफ थी, 10 मैन ऑब्वियसली 10 मैन था, लेकिन सेकेंड हाफ में 10 मैन लिवरपूल ऑल आउट जा रहे थे इस गेम को विन करने के लिए। और देखो लिवरपूल के ना इस सीज़न पूरी तरह से कोई अगर सेव करे तो वो तो मोहम्मद सलाह। कल अगर मोहम्मद सलाह के साथ कोई एक थोड़ा मतलब हेल्प कर देता ना, थोड़ा और कोई एक बंदा अच्छा परफॉर्म कर देता, नुनेज भाई, नुनेज को तो सऊदी वगैरह छोड़ो, उसको सीधा रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ऐसे चांसेस मिस करता है ना वो, क्या बताएं, एक मैच में तो एटलीस्ट गोल स्कोर कर दे। उससे पहले जोटा आके गोल स्कोर कर दिया। और वही बोल रहा हूँ मैं, मोहम्मद सलाह को कॉम्पेंसेट करने के लिए एक प्लेयर तो आपको एटलीस्ट चाहिए स्क्वाड में। आप अकेला मोहम्मद सलाह कितना करेगा? कल कितने सारे चांसेस क्रिएट किया, पहला गोल उसने पूरा क्रिएट करके दिया, मतलब उसने 5-6 चांसेस शायद से मेरे हिसाब से क्रिएट किया, लेकिन फिनिश करने लायक कोई है ही नहीं। और देखो लिवरपूल कल अनलकी भी रही। एक तो सेकंड गोल स्कोर करने के बाद
थोड़ा सा ऑफ हो गए और फुलहैम वो गोल, सेकंड गोल नहीं, जोटा ने शायद सेकंड गोल फुलहैम के बाद स्कोर किया था ना 86 मिनट पे। देखो सेकंड गोल जो फुलहैम ने स्कोर किया ना, मतलब थोड़ी देर के लिए लिवरपूल का अटैक डिफेंस ऑफ हो गए थे और ये हो गया। और देखो जो मैच का ना परफॉर्मेंस कल बहुत अच्छा नहीं गया, वैन डाइक का भी नहीं गया। एटलीस्ट जो गोमेज का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा गया था, लेकिन सेकंड हाफ उतना अच्छा नहीं गया। और क्या हो रहा था, जब रॉबर्टसन चले गए थे ना, ट्रेंट कभी ट्रेंड हो रहा था कि वो 3 बैक लाइन बनाए, जैसे कि कोमेज, वैन डाइक और ट्रेंट, और कभी ट्रेंड ऊपर चढ़ता था तो उस पोजीशन को भरने के लिए जोन्स नीचे आ रहा था। मतलब एटलीस्ट मतलब ज़्यादातर टाइम वो लोग 3 एट द बैक खिलाने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर रहे थे, ना कि सब्स्टिट्यूट करके। एट द एंड लिवरपूल, आर्ने स्लॉट ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, लिवरपूल ने भी बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि गेम किसी भी तरह से निकल जाए, 3 पॉइंट्स निकल जाए, बट ये हुआ नहीं। ऑब्वियसली अब 10 मैन के साथ कितना ही कर लोगे, एक लिमिट तक ही आप कर पाते हो। देखो इससे फ़ायदा एक होता है, कल आर्सेनल ने पॉइंट ड्रॉप किया, लिवरपूल ने पॉइंट ड्रॉप किया, मैनचेस्टर सिटी 27 पॉइंट के बैठा है, तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है चेल्सी फैंस को। ऑब्वियसली चेल्सी अभी भी 4-5 पॉइंट की पीछे है लिवरपूल से, लेकिन देखो एक जो होता है ना बार्सिलोना का, देखो तुम एक एग्जांपल देता हूँ, वो पहला वाला गेम, वो ओसासुना वाला गेम जो हारे थे वो लोग, बहुत पहले हारे थे। उसके बाद जब उन्होंने सोसिएदाद के अगेंस्ट शायद से हारे थे ना, सोसिएदाद के अगेंस्ट हारने के बाद उनका थोड़ा मोरली ब्रेकडाउन हुआ था, मेंटलिटी वाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। मतलब उसके बाद ही देखो तुम, बार्सिलोना ने कितने सारे मैचेस में पॉइंट ड्रॉप किए, शायद 6 पॉइंट की लीड था, 6 पॉइंट की लीड ही गवा दी। अभी ख्याल रियल मैड्रिड ने पॉइंट ड्रॉप करने की वजह से अभी 1 पॉइंट की लीड है उनके पास। खैर अभी देखो मैंने कल एक और मैच हुआ था आर्सेनल के होम पे, आर्सेनल वर्सेस एवर्टन हुआ था एमिरेट्स पे। ऑब्वियसली मैंने ये मैच नहीं देखा, मैंने स्टैट्स वगैरह देखा बाद में। स्टैट्स में जहाँ तक मुझे दिख रहा है, जैसे पता चल रहा है कि आर्सेनल देखो बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए, बट क्लिनिकली मतलब फाइनल थर्ड में उतना ज़्यादा क्लिनिकल नहीं थे मुझे जहाँ तक दिखा है स्टैट्स से। पोजीशन उनके पास 77%, 80% था शायद आर्सेनल के पास पोजीशन थे, बस चांसेस बहुत सारे क्रिएट किए। एक्सजी बहुत ज़्यादा था, 1 कितना था, 1.22 था। और एवर्टन ने कुछ ऐसा क्रिएट किया ही नहीं, कुछ थ्रेटनिंग लगा ही नहीं है एवर्टन। 0.09 का एक्सजी, मतलब टोटल पूरे मैच में 2 शॉट, 0 शॉट ऑन टारगेट पूरे मैच में। एवर्टन बहुत ख़राब खेली, एटलीस्ट वो लोग 1 पॉइंट लेने आए थे, उनको 1 पॉइंट मिल गया। अभी देखो आर्सेनल लगातार 2 मैचों में पॉइंट ड्रॉप कर चुकी है। इससे मैनचेस्टर सिटी देखो इतनी ख़राब फॉर्म में है, फिर भी मैनचेस्टर सिटी अगर अगला मैच वो लोग अपना जीत जाएंगे तो आर्सेनल से ऊपर चले जाएंगे, तो मुझे लगा। खैर उसके बाद थोड़ा बुंदेसलीगा के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो बुंदेसलीगा में ना कल 2 मैच था, बायर्न म्यूनिख का और मेंस का, और लेवरकुसेन के साथ और ऑक्सबर्ग का। हाँ, लेवरकुसेन ने 2-0 जीता है, अपना गेम कंफर्टेबली जीता है, बट बायर्न ने पॉइंट ड्रॉप किया है। और देखो जब से हैरी केन गया है ना, तब से बायर्न में थोड़ा प्रॉब्लम तो है। बायर्न अपने गेम्स इंडिविजुअल बेंच पे निकाल रहे हैं, ओलियेसे वगैरह हो गए, मुसियाला वगैरह हो गए, निकाल रहे हैं, लेकिन एक आप हैरी केन का जितना इंपॉर्टेंस बायर्न म्यूनिख में है ना, वो कोई भी स्ट्राइकर ला के रख दो, कोई मैच नहीं कर पाएगा। वो लोग हैरी केन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और देखो वो लोग खिला रहे क्या रहे, कंपनी मुसियाला को या तो नंबर 9 खिला रहा है, या तो मुलर को नंबर 9 खिला रहा है, और ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक नंबर 9 जब बॉक्स में आपका प्रेजेंट रहता है, कितना ज़्यादा थ्रेटनिंग दिखता है। वो चीज़ अब नंबर 9, मुलर जैसे नंबर 9 हो गया, मुसियाला जैसे नंबर 9 हो गया, इनसे आप वो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं इसलिए मैं जो सोच रहा था कि एटलीस्ट माथाइस टेल को वो लोग एज ए नंबर 9 खिला सकते थे, बट वो लोग नहीं कर रहे, एज ए सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं उसको। ये चीज़ें वर्क नहीं करे। बायर्न ने पॉइंट ड्रॉप कर दिया, अभी उनका पॉइंट का फासला हो गया लेवरकुसेन के साथ 4 पॉइंट का, और फ्रैंकफर्ट अगर उनका अगला मैच जीत जाएंगे तो 3 पॉइंट का गैप रह जाएगा। बायर्न एटलीस्ट ये लीग बॉटल ना करे, मैं चाहूँगा ये कि हैरी केन को एटलीस्ट फर्स्ट ट्रॉफी मिले उसका, बट जो भी है देखा जाएगा। खैर देखो इसके बाद मोहन बागान और केरला का मैच था हमारे आईएसएल में। एक तो देखो ये गेम ना कुछ भी हो सकता था, केरला जीत भी सकती थी मेरे हिसाब से। केरला को एक पेनल्टी देनी थी, नहीं दिया गया, रेफरी का मिस्टेक था। ऑफ कोर्स वीआर नहीं है, वीआर लाने वाले भी नहीं है आईएफएफ वाले, एआईएफएफ वाले, कोई विजन नहीं है इनके पास, कोई कब वीआर आएगा, कोई आंसर ही नहीं है कि 1-2 साल में आएगा भी या नहीं।
कल का गेम देखो, इतना बड़ा गेम, मोहन बागान के होम पे, ऑब्वियसली केरला और मोहन बागान का हमेशा एक थोड़ा बहुत हीटेड गेम होता है। इतना बड़ा गेम में इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स आप नहीं कर सकते। रेफरी वाला मिस्टेक्स जो बात कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता था। अगर वो उनको अगर पेनल्टी दिया जाता तो शायद से केरला, पता चला, ये मैच जीत भी जाता। अभी मोहन बागान ये मैच जीत के पॉइंट्स टेबल में टॉप पोजीशन पे चले गए हैं, क्योंकि बेंगलुरु ने अपना गेम कल ड्रॉ कर दिया है। कल ये मोहन बागान, ये देखो, वो पेनल्टी अगर इंसिडेंट दिया जाता तो शायद से मोहन बागान भी टॉप पे ही नहीं होता। बहुत कुछ डिपेंड करता है यार एक सिंपल डिसीजन की वजह से। तो मैं तो चाहूँगा यार वीआर आ जाए जल्दी से जल्दी, और ऐसी चीज़ें बार बार ना हो। ये सिर्फ इस मैच की बात नहीं है, हर मैच में होता है थोड़ी बहुत मिस्टेक्स, रेफरिंग मिस्टेक्स, या फिर अब हर सीजन देख लो, पिछले सीजन में तो बड़े बड़े मिस्टेक्स किया है रेफरी वालों ने। खैर, अभी देखना, आप लोगों को एक चीज़ नोटिस किया होगा या फिर पता नहीं, इस सीजन लीग में ना बहुत मतलब इतना क्लोज कोई भी मतलब सीजन नहीं गया। ला लीगा का देख लो, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एथलेटिको मैड्रिड पूरा नेक टू नेक चल रहे हैं। बार्सिलोना और रियल मैड्रिड 1 पॉइंट की डिफरेंस क्या है, और एथलेटिको मैड्रिड 1 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे वो लोग अगर रियल मैड्रिड से अगला मैच जीत जाएंगे तो। एथलेटिको मैड्रिड गेताफे के अगेंस्ट उनका मैच है। ला लीगा कॉम्पिटिटिव हो चुका है। प्रीमियर लीग तो हो ही रहा है धीरे धीरे। पहले लिवरपूल के पास बहुत ज़्यादा पॉइंट एडवांटेज थी, लेकिन अभी वो कम हो चुका है, 4 पॉइंट ड्रॉप कर चुके हैं वो लोग। अब सीरिया देख लो, सीरिया तो मतलब उधर सिनेमा बना पड़ा है पूरा। अटलांटा हो गया, लाजियो हो गया, इंटर हो गया, नेपोली हो गया, इनके बीच में तो अलग फाइट चल रहा है। और देखो, सोचो जुवेंटस कितने बढ़िया थियागो मोटा को लाए थे इस बार, बहुत सारे साइनिंग्स किए उन्होंने, 7th है वो लोग अभी पॉइंट्स टेबल में। और मिलान, सेम चीज़ मिलान के लिए उन्होंने थोड़े बहुत प्लेयर्स लाए, मैनेजर चेंज किया, सब कुछ कर लिया, वो 8th या 9th है अभी। आप लोग को ये चीज़ समझना होगा, ये टीम्स कुछ टीम्स है ना लीग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। ये चीज़ें क्यों हो रहा है? देखो, एक तो मुझे जो लगता है, एक तो देखो चैंपियंस लीग का न्यू फॉर्मेट है, उधर ना 2 हेडेक है। जो टीमें टॉप 8 के अंदर है ना, देखो, एक हो गया बार्सिलोना, लिवरपूल और आर्सेनल। ये 3 टीम ना ऑलमोस्ट कंफर्म कर चुकी है कि वो लोग टॉप 8 के लिए जा रहे हैं, तो उनके हेडेक थोड़ा कम होगा। जो टीम देखो 5th 6th 7th 8th है ना, उनके लिए एक हेडेक है कि हमें चैंपियंस लीग के मैचेस जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें टॉप 8 के लिए क्वालिफाई करना है। और ये सिर्फ ये 4-5 टीम नहीं, जो लोग हो गया 10th हो गया, 9th हो गया, या 11th 12th हो गया, ये लोग भी चाहते हैं अगले दोनों मैचेस जीत के चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करें। ये हेडेक उनके इनमें रहता है। और तुम सीजन के स्टार्टिंग में देखो, एसी मिलान जैसे एग्जांपल के तौर पे एसी मिलान को पकड़ लो। एसी मिलान ने चैंपियंस लीग के पहले दोनों मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप किया था। उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर आ गया था कि हमें टॉप 8 तो छोड़ो, टॉप 24 क्वालिफाई करना है, नहीं तो हम बाहर चले जा सकते हैं। तो उनके पास प्रेशर आया, उस प्रेशर को हैंडल करने गए तो लीग में उनका कंसंट्रेशन हट गया। अभी लीग में वो लोग इतना ख़राब कर रहे हैं। जुवेंटस देखो, जुवेंटस की देखो, बात कर लो। जुवेंटस अगले सीजन चैंपियंस लीग में था ही नहीं, एक रेपुटेशन चला गया था उनका। वो रेपुटेशन आपको वापस लाना है ना, चैंपियंस लीग में आपको टॉप 8 क्वालिफाई करके दिखाना है कि हम चैंपियंस लीग के इतने बड़े टीम है, हम हमेशा करते थे, हम आगे भी करेंगे। तो इन चीज़ों में ना देखने जाओगे तो अभी जुवेंटस का लीग देखो, वो लोग लीग में उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं है, उतना कंसिस्टेंट ही नहीं है, टॉप 6 या 7 पे है। सेम चीज़ आप बहुत सारी टीम्स के अगेंस्ट कह सकते थे। जैसे आप मान लो, आप बेनिफिका का मान लो, एथलेटिको मैड्रिड मान लो। एथलेटिको मैड्रिड देखो, पहले वो लोग लीग में भी स्ट्रगल कर रहे थे, चैंपियंस लीग में भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जब मोमेंट अब आया ना, तब एथलेटिको ने दोनों चीज़ें धीरे धीरे करके संभाल लिया। जो टीम पहले स्ट्रगल कर रही थी चैंपियंस लीग में, और उन्होंने संभाल लिया है, बट जो टीमें पहले अच्छा कर रहे थे ना, अभी वो लोग कुछ टीमें स्ट्रगल कर रही है। जैसे तो लाइप्जिग सबसे बड़ा एग्जाम्पल लाइप्जिग है। वो लोग बुंदेसलीगा में इतना अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन चैंपियंस लीग में उनका मैनेज ही नहीं हो रहा। इतना ख़राब तो टीम है नहीं वो लोग कि चैंपियंस लीग के मतलब छोटे छोटे ओपोनेंट्स के अगेंस्ट ही हार जाए। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जब बिल्ड होता है ना ऐसे टीम्स के ऊपर, ऐसे कोचेस के ऊपर, टीम्स के कोचेस के ऊपर, तो वो लोग इधर ही फंबल कर रहे हैं। या तो लीग में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या तो चैंपियंस लीग में फोकस कर रहे हैं। अगर दोनों चीज़ें फोकस करने जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा। बार्सिलोना का लेटली लीग में इतना अच्छा ख़राब रन आया।
तो इस सीज़न देखो मेरे हिसाब से जो है ना चैम्पियंस लीग जो टीमें खास करके चैम्पियंस लीग में थोड़ा हमेशा से अच्छा करते आ रहे हैं, उनके लिए ना थोड़ा ये प्रेशर ज़्यादा हो गया। एक कन्फ्यूजन में वो लोग आ गए हैं कि टॉप 8 क्वालिफाई करना, अगर टॉप 8 से बाहर चले गए तो टॉप 24 में आना है। PSG देखो, PSG का तो चैम्पियंस लीग बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा है। ऐसा तो नहीं था कि PSG छोटी छोटी टीम्स के जैसे उन्होंने PSV के अगेंस्ट पॉइंट ड्रॉप किया था, एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट लास्ट में पॉइंट ड्रॉप कर दिया, और अपने होम पे ये सब। मेरा तो मेन एक मतलब मेन रीज़न जो लगता है लीग में ऐसा होने की वजह से यही है कि सारे टीम्स ना चैम्पियंस लीग और लीग को मतलब समझ नहीं पा रहे कि मतलब किस तरीके से मैनेज करे सही से, यही चीज़ हो रहा है। और देखो कल मैंने एक और मैच देखा था, कल आई लीग का, इंटर काशी और चर्चिल ब्रदर्स। मैंने आई लीग में इंटर काशी को थोड़ा फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि उनका मैनेजर हवास बना है। हवास जैसा मैनेजर की रेपुटेशन कितना ज़्यादा है खास करके इंडिया में, मोहन बागान के साथ उसने जो भी किया है ऑल एंड ऑल। तो एक तो एक्साइटमेंट रहता है कि इतना बड़ा मैनेजर लीग 2 में मैनेज कर रहा है, मतलब सेकंड डिवीज़न लीग में मैनेज कर रहा है एक इंटर काशी जैसे टीम को 2 साल पहले जो क्रिएट हुआ है। ऊपर से मोहन बागान का आपका अगले सीजन का प्लेयर काऊ को, वो इस सीजन आ चुका है। देखो ओवरऑल इंटर काशी का स्क्वाड बहुत अच्छा है, इसलिए सबकी नज़रें होंगी इस बार इंटर काशी के ऊपर कि वो लोग अगले सीजन प्रमोट करेंगे या फिर नहीं ISL के लिए। देखो कल का गेम जो बता दूं, इंटर काशी ने पोजीशन रखने की कोशिश की फर्स्ट हाफ में, बट उनका गेम ना एक तो चर्चिल ब्रदर्स ने 2 काउंटर मारा, 2 काउंटर हिट किया, हाँ 2 काउंटर हिट किया और गोल खा गया आप। फर्स्ट हाफ ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था, मिडफील्ड में वो लोग बॉल कंट्रोल कर रहे थे इंटर काशी, लेकिन वो फाइनल थर्ड के लिए जो पास होता है ना, फाइनल पास जिसे बोलते हैं हम, वो नहीं निकल रहा था। सेकेंड हाफ में ऑब्वियसली हवास ने कुछ मतलब टैक्टिकली चेंज वगैरह किया होगा, फर्स्ट गोल क्या कर दिया उन्होंने, और इंटर काशी थ्रेटनिंग भी लग रहा था, ऐसा लग रहा था दूसरा गोल भी आ सकता है, लेकिन तभी एक मिस्टेक्स की वजह से एक मतलब डिफेंसिव में मतलब क्या बोलते हैं वल्नरेबिलिटी वगैरह वजह से इंटर काशी गोल खा गई। इससे क्या होता है, अब मेंटली टोटली ब्रेक डाउन हो जाते हो। एक तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं होते इसमें, आपका उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। 3 गोल की लीड जब आपकी ओपोनेंट स्कोर कर देते हैं ना, तीसरा गोल, मेंटली टोटली ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद इंटर काशी थोड़ी बहुत चांसेस क्रिएट करते हैं, लेकिन ओवरऑल गेम उतना अच्छे से नहीं निकल रहा है उनका, ये कल का गेम। उनको भी देखना पड़ेगा, वो लोग अभी पॉइंट टेबल में शायद से कितना टॉप 2 सेकंड थर्ड पे होंगे शायद से, मुझे जहाँ तक लगता है। हाँ इंटर काशी 3rd पोजीशन पे है, देखते हैं आगे जाके वो लोग क्या कर पाते हैं, लीग जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। और वैसे कल आज शायद आज जो ज्वाइन कर लेना लाइव स्ट्रीम करूँगा मैं मैनचेस्टर डार्बी और रात को बार्सिलोना वाला मैच, ऑब्वियसली वो तो करना ही पड़ेगा हमें। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नए आए हो तो। दैट्स ऑल फॉर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।